यस, सो नाउ वी विल रिवाइज सैलरीज चैप्टर. अब इसमें वैसे तो चीजें काफी सारी हैं, लेकिन रिवाइज कर सकते इसको अच्छे से हम लोग. ओके, तो फर्स्ट इज सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर. Salary is taxable normally from April to March. However, if the salary falls due on the next day of in the next month, in that case, what happens? From March to February. Okay, unless some salary is received in advance. Now there are two terms: advance salary and advance against salary. Advance salary मतलब salary जल्दी मिल गई, so it is taxable as a revenue receipt. And advance against salary is a capital receipt. It is a loan. बराबर है. देन सैलरी, इसमें आपने दो टर्म्स देखा था किताब में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क, या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस मतलब कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है, लाइक अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिपेंडेंटली प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू हिज क्लाइंट्स, हिज इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी. बट इफ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, मींस जॉब कर रहा है, तो फिर इज इनकम इज टैक्सेबल एज सैलरी. मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट है. फिर सैलरी में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं सैलरी इनकम में, बराबर है. सैलरी प्रॉपर, देन बेसिकली अलाउंसेस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, बोनस, कमीशन, देन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ द स्पेसिफाइड लिमिट्स, कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, ऐसे काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं. अब उसमें हम लोग सबसे पहले देखे थे अलाउंसेस. अलाउंसेस का आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं. सो all allowances are normally taxable unless specified. Now HRA अलग से exempt होता है, only under the optional old tax regime. Section 10, 13A HRA के exemption की बात करेंगे. Then some other allowances are exempt. Some are exempt to the extent spent for official purpose. तो इसमें traveling allowance, daily allowance, conveyance allowance, helper allowance, academic and research allowance, uniform allowance. ठीक है, these are exempt to the extent they are spent for official purposes. याद आ रही है क्या कुछ? एंड ये वाले कॉलम में थे अलाउंसेस exempt to the extent of limit specified. Children education allowance 100 rupees per month per child, maximum 2 children. Hostel expenditure allowance 300 rupees per month per child, maximum 2 children. Then transport allowance available only for handicapped employees, exemption 3200 रुपीज पर मंथ. एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर एम्प्लॉय को जो अलाउंस मिलता है 70% ऑफ द अलाउंस और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर. ये मेजर है. इसके अलावा और भी थे वहां पर, ठीक है, आइलैंड ड्यूटी अलाउंस, देन अदर, तो वो यहां पर लिस्ट डाउन नहीं किया है मैंने, यू कैन सी देम. देन अदर अलाउंसेस आर नॉर्मली फुल्ली टैक्सेबल. डीए इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल. मैंने ऐसे ही कि एमसीक्यू में देखा, एक दो जगह उन्होंने कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस वर्ड बोला है उसको, इट इज नथिंग बट डीए, क्योंकि डीए इज फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग ओनली, है ना, उसी का नाम है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस. सो यस, अब एचआरए का जो एग्जेम्पशन है वो मिलता है एज पर अ फॉर्मूला, exempt up to list of A, B, C. A, HRA received. B, rent paid minus 10% of salary. C, 40 or 50% of salary. 40% generally, 50% for Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata. Salary includes basic plus DAF plus commission if. DAF मतलब DAF forming part of the salary for computation of retirement benefits as per the terms of employment. Commission if मतलब commission is paid as a fixed percentage of turnover. तो यहां पर ये डेफिनेशन है सैलरी की, ये सेम डेफिनेशन और कहां पर अप्लाई होती है, इसके अलावा और 4 जगह, टोटल 5 जगह होती है. ग्रेचुइटी में कहां होती है, एम्प्लॉय नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में होती है. और कहां होती है अप्लाई, आरपीएफ में होती है 12% से ज्यादा जब देखते हैं. और कहां पर होती है, लीव एनकैशमेंट में होती है, करेक्ट, जहां पर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं 10% ऑफ सैलरी. और नहीं, उसमें अलग है, उसमें सैलरी की डेफिनेशन ब्रॉड है. पेंशन में तो सैलरी देखते ही नहीं है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट में हो सकती है. यस, ओके, बेसिक प्लस डीएएफ प्लस कमीशन एफ. ओके, तो ये हम लोग ने देखा एचआरए का पूरा. एचआरए का एग्जेम्पशन न्यू रिजिम में मिलता ही नहीं है, तो क्वेश्चन में आपको रिजिम के बारे में क्या लिखा है देखना, कुछ नहीं लिखा है तो दोनों के हिसाब से चुपचाप सॉल्व करना है ना. एंड देन टेक केयर ऑफ द टाइम. देन परक्विजिट्स. अच्छा, खैर हम लोग ने परक्विजिट्स पढ़ने के पहले प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी पढ़ा था किताब में से, तो उसमें ज्यादा आइटम्स नहीं थे, उसमें एक बोनस था, एनी अमाउंट पेड फॉर एनीथिंग डन बाय द एम्प्लॉय फॉर द एम्प्लॉयर.
ओके, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वो भी प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी में आता था। तो कुछ कुछ चीजें वहां पर पढ़े थे हम लोगों ने, उसमें ज्वाइनिंग बोनस भी आ गया, लिविंग बोनस भी आ गया, वो सब चीजें। देन वी टॉक अबाउट परक्विजिट्स। परक्विजिट्स सबसे बड़ा टॉपिक था इसमें। परक्विजिट्स में हम लोग ने क्या देखा था कि एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय था। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट्स और इम्यूनिटीज टैक्सेबल है, ओके, बाकी एम्प्लॉयज के लिए ये टैक्सेबल नहीं होता है। एंड रही बात ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर, ये सभी के लिए टैक्सेबल है। याद आ रहा है क्या? ए बिल इज इन द नेम ऑफ एम्प्लॉई, इट इज एन ऑब्लिगेशन, then it even if it is reimbursed by employer, taxable for all. Bill is in the name of employer, then it is a facility or amenity or benefit, it is taxable only for specified employee. But this is not applicable for accommodation facility. Accommodation facility अलग से covered था perquisite की definition में, right? तो ये हम लोग ने देखा था। फिर perquisite का जो valuation होता है, तो वो अपने आप में एक लंबा कार्यक्रम था। उसमें हम लोग ने देखा कि 5 स्पेसिफिक वैल्यूएशन से और कुछ जनरल वैल्यूएशन इज कॉस्ट इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। तो उसमें हम लोग ने क्या क्या देखा कि डोमेस्टिक सर्वेंट में वही स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड का कॉन्सेप्ट था। सर्वेंट फैसिलिटी, गैस, पावर, वाटर। मैन्युफैक्चर्ड है तो मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट, प्रोक्योर्ड है तो परचेज कॉस्ट। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, अगर ऑफिशियल पर्पस के यूज किया तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा, उतने एक्सटेंड तक एग्जेम्पशन, आई मीन उतना अमाउंट टैक्सेबल नहीं रहेगा। क्लब मेंबरशिप, अगर इनिशियल फी पे किया कॉर्पोरेट मेंबरशिप के लिए तो वो इंक्लूड नहीं होगा, ओके। कोई कोई बिना पढ़े पहुंचा है क्या बेटा? हॉलीडे होम फैसिलिटी, हॉलीडे होम फैसिलिटी इफ इट इज नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर तो फिर कॉस्ट इनकर्ड, ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर तो दो बातें होगी, यूनिफॉर्मली प्रोवाइडेड टू ऑल एम्प्लॉयज एंड नॉट यूनिफॉर्मली प्रोवाइडेड टू ऑल एम्प्लॉयज। यूनिफॉर्मली प्रोवाइड किया तो एक्सपेंसेस इनकर्ड, नॉट यूनिफॉर्मली प्रोवाइडेड टू ऑल तो फिर वैल्यू ऑफ सिमिलर फैसिलिटी, ठीक है, ऐसा था। मील्स के केस में क्या देखा था? टी स्नैक्स ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स नॉट टैक्सेबल, अप टू 50 रुपीज पर मील इज नॉट टैक्सेबल, ठीक है। उसपे वाउचर वाला जो एग्जाम्पशन था वो अब न्यू रिजिम में अवेलेबल नहीं है, वाउचर वाला। देन गिफ्ट, कितना? 5,000 रुपए तक का। देखिए कैश में गिफ्ट हमेशा टैक्सेबल है, बट काइंड में गिफ्ट दिया तो अप टू 5,000 नॉट टैक्स। इसमें भी दो इंटरप्रिटेशन है। अगर गिफ्ट समझो 8,000 का दिया तो या तो 8,000 टैक्सेबल है या तो सिर्फ ऊपर का 3,000। सर्कुलर का रेफरेंस लेकर हम सिर्फ 3,000 टैक्सेबल कर सकते हैं, नीचे ऑल्टरनेट लिख सकते हैं, ओके। देन एजुकेशन फैसिलिटी, इफ इट इज ट्रेनिंग गिवन ड्यूरिंग ऑफिस और रिलेटेड टू द जॉब then it is not taxable. If it is scholarship given to employees children, exempt under section 1016. But if it is education facility given otherwise as a facility तो only taxable for specified employee. But if it is obligation repaid then taxable for all. इसका normally क्या रहता है? Expenditure incurred by the employer. But if the educational institution is owned and managed by the employer तो फिर the cost of such facility in similar educational institution in or nearby the locality as reduced by 1,000, अगर चाइल्ड चिल्ड्रन को दिया तो 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड। यहां नंबर ऑफ चिल्ड्रन मैक्सिमम लिखा नहीं है, ठीक है। तो और ये सभी में एज रिड्यूस्ड बाय अमाउंट इफ एनी रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, याद आ रहे? देन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में क्या देखा था हम लोगों ने? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रेलवे और एयरलाइन में तो ये टैक्सेबल है ही नहीं, है ना। उसके अलावा वी सी द फेयर चार्जेबल फ्रॉम द जनरल पब्लिक, याद है? यस। देन शेयर्स और सिक्योरिटीज, ईसॉप्स वगैरह, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द एक्सरसाइज डेट माइनस द एक्सरसाइज प्राइस चार्ज फ्रॉम द रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, दैट डिफरेंस इज टैक्सेबल एज परक्विजिट। तो ये पूरा जनरल वाले हम लोग ने रिवाइज कर लिया है, इसमें जो जो खास बात थी वो भी डिस्कस हो गया है ना। ऐसा आपका पर्सनल रिवीजन भी होना चाहिए जब आप खुद से करोगे, तो मतलब वो सिर्फ उतना स्लाइड देख रहे, वो कीवर्ड से पूरा रिकॉल कर रहे हैं। जहां पर दिक्कत जा रही है कोई इशू नहीं, देख लिया वापस जाके, नेक्स्ट टाइम के लिए ठीक हो जाएगा। क्योंकि अभी कल ही मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई जिसका भी मे एग्जाम है, तो शी वॉज स्टिल स्ट्रेस्ड, लेकिन शी वॉज लाइक कि नहीं सर फिर भी एग्जाम तक 4-5 रिविजन तो हो जा रहे हैं। तो क्योंकि उसने क्लास के साथ साथ में भी पढ़ाई किया, अभी फर्स्ट टेस्ट सीरीज के पहले पढ़ाई किया, तो एज पर हर उसका एक रिवीजन 25% कम हुआ, फर्स्ट रीडिंग तो हो गई है। सो इट्स अ गुड पोजीशन टू बी इन, राइट। तो फिर भी स्ट्रेस क्यों आता है? क्योंकि अपन बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। एग्जाम टेस्ट सीरीज के एक दिन पहले अगर छुट्टी नहीं रही तो आप पूरा सिलेबस नहीं कर पाते हो, आपको बिल्कुल ऐसा पलटाना पड़ता है, तो फिर स्ट्रेस आता है।
तो वो अगर वो मैनेज कर लिया तो फिर मेन एग्जाम में तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि वहां तो पूरे एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी रहती है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट लेटर ऑन, जितनी स्पीड रहेगी उतने रिविजन्स बढ़ा पाओगे, उसके लिए फर्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ना है। देन स्पेसिफिक वैल्यूएशंस ऑफ परक्विजिट, इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट वाला, ये सभी इंपॉर्टेंट एक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, जिसमें अमेंडमेंट आया है अप टिल 31 अगस्त। खैर जो कॉमन है वो देख लेते पहले। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लाइसेंस फी, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन प्लस वैल्यू ऑफ फर्नीचर, जो होता है 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज एज द केस में बी, हायर नहीं है लोअर भी नहीं है, एज द केस में बी। इफ इट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर तो 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट, इफ इट इज रेंटेड बाय द एम्प्लॉयर तो एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, बराबर है। इससे वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन मिलेगा A प्लस बी, उसमें से माइनस करेंगे अमाउंट ऑफ रेंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, क्वेश्चन भी क्या था, है ना, तो हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ऊपर वाला पार्ट चेंज होगा, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। इसमें 31 अगस्त 2023 तक की क्या प्रोविजन है वो बताइए। उसमें हम लोग देखते हैं सिटी की पॉपुलेशन क्या था, 2001 का सेंसस देखते हैं, बराबर है क्या, 10 लाख था क्या, पहला क्या था, पहला लेस देन 10 लाख, फिर 10 लाख से 25 लाख, फिर मोर देन 25 लाख, ऐसा था। एंड परसेंटेज ऑफ सैलरी लगाते थे, है ना, 15%, 10%, 7.5%, सही लिखा है, इतना परसेंटेज ऑफ सैलरी। एंड इफ इट इज आफ्टर 1 सितंबर 2023 वाला पीरियड, तो उसमें हम लोग लेते हैं, उसमें ये लिमिट्स भी चेंज हो जाती है, 25 से 40 एंड मोर देन 40, ऐसा ही कुछ है, 15 है, 15 सॉरी 15 से 40 एंड मोर देन 40, ऐसा है 2011 का सेंसस। ये कम हो गया, ये हो गया 10%, 7.5% एंड 5% ऑफ सैलरी, ओके। अब ओल्ड वाला जो केस था 31 अगस्त तक के, वहां अगर अकोमोडेशन रेंटेड बाय द एम्प्लॉयर है तो रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, वहां था, और यहां पर रेंट पेड और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, उस हिसाब से वैल्यूएशन किया जाता है। याद आ रहा है कुछ? सो अब यहां पर जो सैलरी हम लोग लेते हैं, थोड़ी सी ब्रॉड डेफिनेशन है उसकी। सैलरी इज बेसिक, DA if forming part, commission always, bonus always, all taxable monetary allowances, ठीक है, and any other monetary payments, example ex gratia वगैरह, ठीक है, but it excludes RPF, retirement benefits, DA not forming part, exempt allowances and non monetary perquisites, वो सब exclude भी हो जाते हैं। तो ये रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है। इसमें और भी छोटी छोटी बातें थी, रिमोट एरिया वाला पॉइंट था, होटल अकोमोडेशन में रेंट पेड और 24% ऑफ सैलरी था, है ना, अप टिल 90 डेज ड्यूरिंग ट्रांसफर, दो में से एक ही अकोमोडेशन का चार्ज होता है ना। ड्यूरिंग ट्रांसफर अगर होटल अकोमोडेशन दिया तो अप टिल 15 डेज इट इज नॉट चार्जेबल। याद आ रहा है क्या ऐसा कुछ? देन नेक्स्ट वन वाज मोटर कार, उसके दो चार्ट्स थे, है ना। देखो चार्ट किस लॉजिक से बने थे, इफ इट इज होली ऑलवेज यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस देन देयर इज नो परक्विजिट, इफ मोटर कार इज ऑलवेज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस देन तीन में से एक बात होगी, पहला कार भी दिया खर्चा भी दिया, तो कार का कॉस्ट कैसा रहेगा, 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज एज द केस में बी, प्लस रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस प्लस सैलरी ऑफ ड्राइवर शॉफर, ओके, इफ प्रोवाइडेड। अब इसमें से कोई भी एलिमेंट कम है तो उतना कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कार एम्प्लॉयर ने नहीं दिया तो सिर्फ एक्सपेंसेस और शॉफर की सैलरी रहेगी। इफ अगर एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर ने नहीं दिया, सिर्फ कार दिया, तो कार का 10% या तो रेंट और शॉफर सैलरी, इफ, ये भी इजी है। बट देन याद कौन सा रखना है, तीसरा वाला, वेयर इट इज प्रोवाइडेड बोथ फॉर ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल पर्पस, पार्टली। तो उसमें क्या होता है, इफ द एक्सपेंसेस एंड कार बोथ आर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, तो दो टाइप की कार होती है, बिग कार एंड स्मॉल कार। बिग कार में 1.6 लीटर्स के हिसाब से देखते हैं, बिग कार में 2400 प्लस 900 इज फॉर ड्राइवर। याद आ रहा है क्या? सी दिस इज फॉर यू, ओके। तो क्योंकि आप लोगों ने उस तरीके से पढ़ा है, दूसरे स्टूडेंट्स ने दूसरे कोई तरीके से पढ़ा होगा। और फिर स्मॉल कार में रहेगा
1800 प्लस 900 पर मंथ, ओके, उसको मल्टीप्लाई कर डालेंगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट. इफ द कार इज नॉट प्रोवाइड, rather the car is provided by employer but expenses are not incurred by the employer, तो ये हो जाता है 900 प्लस 900 या तो 600 प्लस 900. याद आ रहा है, ये वैल्यूज कम हो जाती. तीसरा था इफ द कार इज ऑफ द एम्प्लॉई एंड द एक्सपेंसेस आर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, तो इट इज ए माइनस बी वैल्यू ऑफ परक्विजिट. ए माइनस बी, ए क्या होता है? ए होता है टोटल expenses incurred by the employer minus deemed official expenditure, which can be calculated by the same formula 2400 900 or 1800 900, which can be increased on the basis of documentation. Finally मोटर कार हुआ, ठीक है, खत्म नहीं होने वाला है, कुछ कभी कुछ खत्म नहीं होता है. देन इंटरेस्ट फ्री लोन, इसमें क्या होता है? अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोअर रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया या चार्ज ही नहीं किया, तो उस केस में जितना बेनिफिट दिया वो that will be the value of perquisite. Will we compare with what? SBI rate of interest as on 1st April of the previous year. Even if the loan may have been given at an other date, we will take which loan amount for monthly calculation of interest? Outstanding amount at the end of the month. ठीक है, closing outstanding monthly balance. उसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे. दो इसमें एक्सेप्शन से परक्विजिट नहीं होता है. पेटी लोन्स, जब लोन अमाउंट इज नॉट मोर देन 20,000 इन एग्रीगेट, एंड दूसरा लोन गिवन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल कंडीशंस, मेडिकल डिजीजेस, बराबर है उस केस में. और इसमें अगर लोन का अमाउंट धीरे धीरे रीपे हो रहा है तो आपको मंथ वाइज कैलकुलेशन करना है, एंड ये क्वेश्चन शायद आने वाला है एग्जाम में, ठीक है. इसके ऊपर में वो जो एपी वीपी लगाते थे ना, तो देख लेना, एपी लगाओगे तो रिस्क रहता है, लेकिन कम से कम आंसर फास्ट आ जाता है, ठीक है. और वैसे ही 12 लिख करके खटाखट ऐड कर दिया तो भी चलता है, ठीक है. यू नो कि वो कॉमन फैक्टर से माइनस हो रहा है ना रिपेमेंट के बाद में, तो 12 भी फटाफट लिख सकते हो, क्योंकि एपी लिख दोगे तो यहाँ की टेस्ट में तो मैं मार्क्स दिलवा दूंगा, लेकिन ऐसे कि इसमें मेरा चलता नहीं होता है ना, तो आप लोगों को रिस्क लेना पड़ेगा फिर. ओके, देन नेक्स्ट लास्ट टू परक्विजिट वैल्यूएशंस वर रिगार्डिंग यूज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. यूज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी में लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल फोन का यूज दिया तो ऑलवेज एग्जाम, और कोई एसेट अगर ऑफिशियल यूज के लिए दिया तो ऑलवेज एग्जाम. उसके अलावा कोई एसेट अगर पर्सनल यूज के लिए दिया मूवेबल प्रॉपर्टी, तो दो बातें होगी, या तो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर या तो रेंटेड बाय एम्प्लॉयर. 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर as the case may be, minus amount if any recovered from the employee. ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी में 3 टाइप के एसेट्स होते हैं, एक होता है कंप्यूटर, एक होता है मोटर कार, एक होता है अदर एसेट्स. कंप्यूटर के केस में 50% WDV से कंप्लीटेड ईयर के लिए डेप्रिसिएशन हटाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ 40% रेट दैट यू हैव स्टडीड इन द पीजीबीपी चैप्टर. वो अलग चीज है, वो एम्प्लॉयर का पीजीबीपी हेड का कैलकुलेशन है, ठीक है. जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना पुराने में कंफ्यूजन होगा. लिमिटेड पढ़ते थे तो उतना अच्छे से याद कर लिए होते थे, सोचो मेरी क्या हाल होते होंगे. देन मोटर कार के लिए 20% WDV मेथड से फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर डेप्रिसिएशन लेना है, फिर डेप्रिशिएटेड वैल्यू को रिकवर्ड अमाउंट से कंपेयर करना है, और अदर एसेट्स में 10% SLM से उसको रिड्यूस करना है और फिर कंपेयर करना है. इज दैट ओके? सो दिस इज ऑल अबाउट वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स. नाउ कपल ऑफ परक्विजिट्स आर exempt specially. One is exempt under section 10(5) being LTC, leave travel concession, है ना, where the expenses of traveling to and fro to any place in India is reimbursed by the employer to the employee. It is exempt twice in a block of 4 years, 4 calendar years. This block is 2022 से 2025, ये calendar years में. ओके, तो exemption मिलता है. इसमें family includes individual spouse, okay, plus children, okay, children maximum 2, okay. इसमें हम लोग ने देखा था ट्विंस वाला भी केस था. अच्छा, पहले फैमिली की डेफिनेशन कंप्लीट करो. इट ऑल्सो इंक्लूड्स पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इफ डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल, ठीक है. अब चिल्ड्रन के केस में था कि इफ द ट्विंस आर बोर्न बिफोर द थर्ड चाइल्ड देन एग्जेम्पशन विल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द थर्ड चाइल्ड, बट इफ द ट्विंस आर बोर्न आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड देन एग्जेम्पशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्विंस. ये एक छोटा सा पॉइंट था, ओके. एंड देन इसमें था कि रेलवे से ट्रेवल करते हैं तो फर्स्ट क्लास एसी फेयर, एयरलाइन से करते हैं तो इकोनॉमी क्लास फेयर, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करते हैं तो फिर फर्स्ट क्लास डिलक्स फेयर, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है तो इक्विवेलेंट रेलवे फेयर फर्स्ट क्लास. उतने एक्सटेंट तक एग्जेम्प्ट रहेगा, एम्प्लॉयर को जितना देना है वो दे सकता है, ओके.
एंड देन मेडिकल फैसिलिटीज के रिस्पेक्ट में मेडिकल रिइंबर्समेंट के जो एग्जेम्पशंस थे, IKC, I for insurance, health insurance, medical insurance premium paid by the employer, whereas life insurance premium पे किया तो वो perquisite होता है, ठीक है. C for chief commissioner approved hospital, A for abroad. abroad के केस में क्या होता है, 3 चीजें हैं, बताओ. expenses for transfer, travel, treatment and stay, ठीक है. तो travel and stay का कब exemption रहेगा, RBI लिमिट्स के हिसाब से. ट्रीटमेंट का या कैसा है, टूल ट्रीटमेंट और स्टे का RBI लिमिट्स के हिसाब से, और ट्रैवल और स्टे का तभी मिलता है अगर GTI 2 लाख से ज्यादा नहीं है. ये कई सालों से सेम लिमिट चल रही है. देन IKC था ना, G फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, E फॉर एम्प्लॉयर हॉस्पिटल एंड C फॉर कोविड-19 से संबंधित आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन भी रखना है और मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन भी रखना है, वो जो हम लोग ने देखा था थियरी, ठीक है. सो दिस वर फ्यू एग्जेम्पशंस ऑफ परक्विजिट्स. देन एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के नॉन मॉनिटरी परक्विजिट पे टैक्स पे करता है, सो दैट इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय. याद है क्या, टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, सेक्शन 10(10)(cc), टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन नॉर्मल इनकम्स ऑफ द एम्प्लॉय इज अ टैक्सेबल परक्विजिट, but tax paid on perquisite is an exempt perquisite. ओके, ये भी हम लोग ने एक पॉइंट देखा था. फिर ये सब हो गया है, पूरा हो गया है. मैंने आपको स्लाइड्स नहीं बताया अभी, ऐसे हमने डिस्कस कर लिया है. देन ये देखो, ये एक चार्ट बताया था, टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(cc). ओके, एंड एम्प्लॉयर को भी उसका डिडक्शन नहीं मिलता है. एंड टैक्स ऑन अदर कंपोनेंट ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल एज परक्विजिट, एंड एम्प्लॉयर को भी उसका डिडक्शन मिलता है PGBP हेड में, ठीक है. फिर 3 डिडक्शंस थे सैलरी हेड की, तो बहुत इजी है. स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉयर ने पे किया तो पहले ऐड होता है और बाद में डिडक्शन मिलता है. एंड ऑब्वियसली बोथ ऑफ दीज आर अवेलेबल ओनली अंडर द ओल्ड रिजिम. ये जो फर्स्ट वाला था, इट इज अवेलेबल अंडर बोथ द रिजिम्स. याद आ रहा है कुछ. सो प्रोफेशनल टैक्स जो है ये पहले ऐड होगा ग्रॉस सैलरी के पहले, बाद में ओल्ड रिजिम में तो माइनस होगा. एम्प्लॉय ने खुद ही पे किया तो सिर्फ माइनस होगा. एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले ऐड हो जाता है, इट्स टैक्सेबल, बट लेटर ऑन डिडक्शन मे बी अवेलेबल फॉर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ओके, अप टू 20% ऑफ बेसिक सैलरी और 5,000 पर एनम और अमाउंट रिसीव विच एवर इज लिस्ट. ये भी इजी था. ओके, फिर 2 चीजें और मेजर बची हैं, एक है रिटायरमेंट बेनिफिट्स और एक है प्रोविडेंट फंड. रिटायरमेंट बेनिफिट्स में 5 चीजें थी. एक था ग्रेचुइटी, याद आ रहा है क्या कुछ. सो कहा गया, ग्रेचुइटी गिवन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, गिवन टू अदर एम्प्लॉय इज exempt up to certain limit, covered by payment of gratuity act, amount received 20 lakhs. और ये याद रखना है, ये रिसेंटली ऐसा बहुत समय हुआ ऐसा नहीं लग रहा है. 15/26 into last drawn salary into number of years और part thereof in excess of 6 months. यहाँ DA हमेशा लेते हैं. and not covered by payment of gratuity act में amount received or rupees 20 lakh और 1/2 of average salary of last 10 months immediately last 10 immediately preceding calendar month. यहाँ लिखा है मैंने preceding calendar month into number of completed years. Salary is basic plus DA if plus commission if, वो जो HRA वाली सैलरी थी. ओके, सो यहाँ पर ये रेशियोज जो है ये चेंज हो जाते हैं, एवरेज सैलरी का कंप्यूटेशन अलग हो जाता है. ठीक है, दिस एग्जेम्पशन इज अवेलेबल अंडर बोथ रेजिम्स. ग्रेचुइटी का ध्यान रहेगा, इफ ग्रेचुइटी इज रिसीव्ड बाय फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देन इट इज टैक्सेबल. ओके, ये सिर्फ रिटायरमेंट या डेथ के वक्त जो मिल रही है उसके एग्जेम्पशन की बात हो रही है. देन वी हैड स्टडीड सेक्शन 10(10)(a) रिलेटेड टू पेंशन. याद है क्या, पेंशन के केस में 2 बातें होती है. एक है पेंशन रिसीव्ड on uncommuted basis, regular monthly pension, it is fully taxable even for government employee. But commuted pension government employee के लिए fully exempt, जो lump sum होता है. Other employee के लिए अगर gratuity मिल रही है तो exemption is only 1/3 of full value of commutation. Okay, and अगर gratuity नहीं मिल रही है तो 50% of full value of commutation. ये देखा था हम लोगों ने. Pension exemption under both regimes is available. ठीक है, इसमें फुल वैल्यू निकालते आना चाहिए. अगर आपको लिखा रहा कि एम्प्लॉय को 3 लाख मिला है फॉर 60% कम्यूटेशन,
तो मतलब फुल वैल्यू कितना है 3 लाख डिवाइड बाय 60% बोले तो 5 लाख। फिर वो 5 लाख पे 1/3 या 1/2 लगाएंगे और उससे हमको एग्जाम्शन का लिमिट समझ में आएगा। ओके, देन पेंशन में मंथ्स का भी ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन था जिसमें फरवरी में कम्यूट करवाया था बट नवंबर में रिटायर हो गया था, तो नवंबर दिसंबर जनवरी में तो फुल पेंशन मिल रही है अनकम्यूटेड, फरवरी से जितना पोर्शन अनकम्यूटेड बचा उतना मिलेगा, वो कई बार अपन छोड़ देते हैं। याद आ रहा है क्या, इसलिए क्वेश्चंस किए थे। देन थर्ड आइटम दैट वी स्टडीड वाज लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट सेक्शन 1010AA। अगेन ड्यूरिंग द सर्विस मिला तो इट इज टैक्सेबल, अगर रिटायरमेंट के वक्त मिला तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट, अदर एम्प्लॉयज के लिए एग्जेम्प्ट अप टू द लिस्ट ऑफ 4 आइटम। अमाउंट रिसीव्ड ₹25 lakhs आफ्टर द अमेंडमेंट। लीव बैलेंस कन्वर्टेड इनटू रुपीस। लीव बैलेंस मैक्सिमम 30 डेज लीव्स अवेलेबल के हिसाब से निकाला जाता है ना, पर एनम। एंड या तो फिर लास्ट है 10 times द एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। यहाँ के जो लास्ट 10 मंथ है वो डेट वाइज इमीडिएटली प्रीसीडिंग देखते हैं। लाइक अगर 15th Jan को रिटायर हुआ तो 14th Jan तक के 15th मार्च से 14th Jan देखेंगे 10 मंथ्स। ओके, यहां पर बेसिक प्लस डीए इफ प्लस कमीशन इफ, सेम फॉर्मूला जो हम लोग ने पढ़ा था वो अप्लाई होता है। लीव एनकैशमेंट, देन क्वेश्चन भी अप्लाई किया था। देन दिस टू वर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, अमाउंट रिसीव्ड 5 लाख और 15/26 इंटू लास्ट 3 month एवरेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। थोड़ा सा इंस्पायर्ड बाय द फॉर्मूला ऑफ ग्रेचुइटी है ना, टू सम एक्सटेंट दिस वन। यहां पर सैलरी का डेफिनेशन थोड़ा ब्रॉड है, परक्विजिट्स भी आ जाते हैं यहां पर। एंड देन वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन, अमाउंट रिसीव्ड 5 लाख, 3 times the last on salary into number of completed years of service, and remaining salary basically last on salary into remaining months of service। यहां पर ये डेफिनेशन हो जाते हैं सेम, लाइक ये चौथी बार आ गया है ना। देन ये हो गए रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इसमें एग्जेम्पशंस कहां पर मिलते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था सैलरी स्केल का, ये समझा था क्या आपको, है ना। अगर सैलरी स्केल ऐसी दी है तो इसका मतलब जिस डेट को ज्वाइन किया वो डेट से एग्जैक्टली 1 year तक सैलरी ये चलेगी, उसके बाद वो डेट से नेक्स्ट ईयर सैलरी 2500 से बढ़ जाएगी और फिर 2 साल बाद और 2500 से बढ़ जाएगी अप टू दिस लिमिट। आपको ये देखना है कि आपके पीरियड में कौन से मंथ्स आ रहे हैं। आपके अप्रैल से मार्च नॉर्मली जो मंथ्स रहते हैं उसमें क्या सैलरी आ रही है, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग ने देखो ये पीरियड की सैलरी कैलकुलेट किया था 25,000 11 महीनों के लिए एंड 27,500 1 महीने के लिए, और ऐसे हमको ये मिला था। कुछ याद आ रहा है? यस, एंड देन ये सब पढ़ लिया था, वी वर ऑल कंफर्टेबल। बट देन एक टॉपिक कौन सा था, आरपीएफ वाला, प्रोविडेंट फंड वाला, ओके, जिसमें थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। लेट अस सी। देखिए प्रोविडेंट फंड में क्या था, एक तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एंड पीपीएफ, काफी आसान है। ओके, एक मिनट, ये बार बार छूट जा रहा है। यस, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ में क्या होता है, एग्जेम्पशन इज ऑलवेज देयर। ओके, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पीपीएफ में रहेगा ही नहीं, है ना। देन एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन है, एसएससी कंट्रीब्यूशन में डिडक्शन मिल जाएगा 80C में। इंटरेस्ट क्रेडिटेड विल बी एग्जेम्प्ट unless it is on that portion of employees contribution which is in excess of 2.5 lakh और 5 lakh। अगर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर एनम शुड नॉट एक्सीड 2.5 लाख। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता है तो इट शुड नॉट एक्सीड 5 लाख। उसके भी ऊपर कंट्रीब्यूट किया तो वो टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन पोर्शन हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन पे टैक्स नहीं लगेगा बट उस कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आया उस इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा। ओके, यहां तो एक्चुअल में होता नहीं, क्यों, क्योंकि 1.5 लाख रुपए से ज्यादा पीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते। देन इफ द अमाउंट इज विड्रॉन फ्रॉम एसपीएफ और पीपीएफ इट इज एक्सेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(11) एज वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर चैप्टर। देन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो रहता है उसमें पैसा डालते वक्त कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, क्योंकि तब वो पैसा एम्प्लॉय का हुआ ही नहीं। एम्प्लॉय ने डाला, एम्प्लॉय ने डाला, तब भी कोई ट्रीटमेंट नहीं, इंटरेस्ट का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं। लेकिन जब विड्रॉ होता है तो पैसे के 4 कंपार्टमेंट्स बना देते हैं हम लोग। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड उसका जो इंटरेस्ट है इट इज टैक्सेबल एज सैलरीज। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होता है बट उसमें जो इंटरेस्ट है इट इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये आपको याद है, टेबल बना करके बताया था। अब मेन आता है आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसमें देखो 3-4 अलग अलग चीजें हैं, मिक्सअप मत करो। पहला, एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया नॉर्मली उस पर टैक्स नहीं लगता है।
बट अगर वो इंप्लॉय की सैलरी के 12% से ज्यादा है, सो देन इट इज पार्ट ऑफ सैलरी इनकम, सैलरी में आ जाता है, परक्विजिट बोल के भी नहीं, सैलरी, इफ द अमाउंट इज मोर देन 12% ऑफ सैलरी। इसमें भी हमने देखा था कभी कभार कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज बेसिक सैलरी पे दिया रहता है, बट हमको 12% लेना पड़ता है बेसिक प्लस डीए इफ मिशन इफ का, याद आ रहा है क्या? ये ऐसा हम लोग ने देखा था। तो उस केस में 15% अलग फिगर का था और 12% अलग फिगर का था, तो उसमें हमको अकॉर्डिंगली कंपेयर करना होगा। देन अगर 12% से ज्यादा नहीं है तो उस वक्त इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन उस एंगल से टैक्सेबल नहीं होगा, बराबर है। देन employee contribution to RPF, it is exempt, it is deductible under section 80C, employee contribution. Then interest credited is not taxable if it is up to 9.5% per annum, अगर इससे भी ज्यादा है तो टैक्सेबल रहता है। ओके, जैसे मैं अभी एमसीक्यूज कर रहा था तो उसमें मुझे दिखे कुछ, एक था जहां पर से 1,30,000 का इंटरेस्ट क्रेडिट किया है एंड रेट लिखा है एट 13% पर एनम, तो आपको क्या करना है 9.5% के ऊपर वाला टैक्सेबल करना है, तो आप क्या करोगे, दिस इज एट द रेट ऑफ 13, तो हाउ मच इज एक्सेस इंटू 3.5, 1,30,000 डिवाइड बाय 13 इंटू 3.5, तो आपको ऊपर वाला पार्ट मिल गया, समझ रहे क्या? देन ये फिर इंटरेस्ट के बारे में और भी चर्चा होगी, अलग से करते हैं। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम RPF is normally exempt if the employment period is at least 5 years. Okay, it also includes if the balance is transferred from one employer to the other, from one RPF to other, or if the employment is terminated for reasons beyond the control of the employee. Okay, यहाँ की सैलरी का डेफिनेशन भी दिया। अब इसमें दो और अलग से जो बात कर रहे थे हमने कि अगर एम्प्लॉयर 7.5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, कहां पर, RPF प्लस सुपर एन्यूएशन फंड प्लस NPS, तो जितना 7.5 लाख के ऊपर उस साल कंट्रीब्यूट किया उसको तो परक्विजिट मान ही लेते हैं, और फिर उतने पोर्शन पे जो इंटरेस्ट मिला विच इज कैलकुलेटेड एज पर अ स्पेसिफिक फॉर्मूला, याद है क्या फॉर्मूला? उस फॉर्मूले के हिसाब से ही वो जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होता है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए, हम लोग फंड एवरेज निकालते हैं, है ना, इंटरेस्ट का रेट निकालते हैं, फिर उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये पूरा आपको बुक में जो एग्जांपल था वो सॉल्व करके बताया था, याद आ रहे? तो इसमें परक्विजिट तो जो एक्सेस ऑफ 7.5 लाख है वो परक्विजिट हो जाता है डायरेक्टली अंडर सेक्शन 17(2)(7), बट उस पर जो इंटरेस्ट कमाया वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, 17(2)(7)(a। इस साल का जो एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन है उस पे हाफ ईयर का हम लोग इंटरेस्ट लगाते हैं। वंस वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट अमाउंट और इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कैसे निकालते हैं, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइड बाय 2 से एवरेज फंड मिल जाता है, इंटरेस्ट हमको मिल जाता है। ओके, हम लोग प्लस माइनस करके इंटरेस्ट निकाल लेते हैं और फिर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय फंड एवरेज, फिर वो इंटरेस्ट रेट हाफ ईयर के लिए इस पे लगाते हैं जो इस साल कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट ईयर में जो पिछले साल का एक्सेस कंट्रीब्यूशन था प्लस उस पे जो इंटरेस्ट था वो PC1 प्लस TP1 आ जाता है ना, ये उस पे फुल ईयर का रेट लगाते हैं उस साल के इंटरेस्ट का, और नेक्स्ट ईयर जो एक्सेस है वो तो अलग से टैक्सेबल है ही, और उस पे लगाते हैं हाफ ईयर का रेट, और इससे हम लोगों को मिल जाता है टैक्सेबल परक्विजिट। ठीक है, ये एक पार्ट देखा था हमने। एंड देन हमने और एक चीज देखा था, कहा गया ये वाला, कि अगर इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन करता है, व्हेन एम्प्लॉयर इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग एंड एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन इज मोर देन 2.5 लाख पर एनम, तो 2.5 लाख के ऊपर वाले पोर्शन पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है एंड उसको सेपरेट टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में रखा जाता है, एंड 2.5 लाख तक के नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट। एंड एम्प्लॉयर यदि कंट्रीब्यूट नहीं करता है PF में तो क्या होगा, तो अप टू 5 लाख के ऊपर एम्प्लॉय कोई साल में कंट्रीब्यूट करता है तो उसके ऊपर वाले पोर्शन पे देखो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे टैक्स नहीं लगता है, बट उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है उस पे टैक्स लगता है, यह है इसमें। सो ये चीज देखा था हम लोगों ने। देन अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में डिडक्शन मिल जाता है, एंड अगर लमसम पैसा मिल रहा है एट द इन द सिचुएशन ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, या तो फिर अगर विड्रॉल हो रहा है सुपर एन्युएशन फंड से, रिफंड ऑफ कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इन दैट केस इट इज एग्जेम्प्ट, ओके, अंडर सेक्शन 10(13). बट अगर सुपर एन्युएशन फंड से आपको रेगुलर पेंशन मिल रही है सो इट इज टैक्सेबल। एंड देन NPS के बारे में हम लोग ने पढ़ा है, NPS में एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉई
तो फिर उसका डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80 CCD 1 या 1B में, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर 11 में डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। एनपीएस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, तो इन द फर्स्ट प्लेस इट इज एडेड एज सैलरी इनकम, सैलरी के डेफिनेशन में कवर्ड पूरा अमाउंट। बाद में 82 में उसका डिडक्शन मिलता है बोथ रिजिम्स में, अप टू 10% ऑफ सैलरी, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा तो 14% ऑफ सैलरी। एंड यहां पर भी 7.5 लाख वाला पॉइंट लगता है। एंड यहां से भी जो रेगुलर पेंशन मिलती है एनपीएस से, दैट इज टैक्सेबल। ओके, तो ये चीजें देखे थे। एंड इस चैप्टर में लास्ट में हम लोग ने एक टॉपिक देखा था रिगार्डिंग ये रिलीफ अंडर सेक्शन 89, याद है क्या? सेक्शन 89 का रिलीफ, जिसमें इंक्रीमेंटल सैलरी अगर इस साल टैक्स हो रही है तो इस साल उस पर कितना इंक्रीमेंटल टैक्स आ रहा है एज कंपेयर टू वो सैलरी अगर उसी साल टैक्स होती थी जिस साल की वो है। उस साल इंक्रीमेंटल टैक्स आ रहा था 8240, इस साल आ रहा है 16640, तो ये जो डिफरेंस है इतना मिल जाता है रिलीफ, सो दैट इंक्रीज इन दिस ईयर्स टैक्स इज नॉट मोर देन इंक्रीज दैट वुड हैव अकर्ड हैड द इनकम बीन टैक्स्ड इन दैट ईयर। समझ रहे क्या? सो ये हो गया सैलरी चैप्टर का रिवीजन। नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर योर क्वेश्चन एंड आंसर्स। अभी आपको और कोई भी चीज थोड़ा सा और डिटेल में समझना एग्जांपल के साथ तो पूछ लीजिए, पहले 4 चैप्टर में से कुछ बताइए। स्कॉलरशिप देता है तो देखिए वो तो मेरे लिए एप्लीकेशन ऑफ इनकम हो गया है ना। सो इफ इट इज अ पार्ट ऑफ माय बिजनेस एक्टिविटी तो मुझे डिडक्शन मिल जाएगा, बट अदरवाइज तो उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। पेमेंट टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट, ये पूछना गलत है। पेमेंट डिडक्टिबल है या डिडक्टिबल नहीं है, ये पूछना सही। और पूछिए। यस, 60%? हाँ, 20 एम्प्लॉय विड्रॉल वाला वो 25% एक ही बार है, ऐसा नहीं कि 25% 4 बार निकाल लिया। मतलब उसके कंट्रीब्यूशन का जितना उसने टोटल कंट्रीब्यूट किया अभी तक, उसका 25% तक वो विड्रॉ कर सकते हैं, तो वो लिमिट एग्जॉस्ट होती जाएगी, है ना, वरना फिर तो मिसयूज हो जाएगा प्रोविजन का। यस, और बताइए। क्योंकि देखो उसको ना एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करते वक्त डिडक्शन मिल चुका है, इसलिए विड्रॉल करने पे लिमिट लगाई है। हाँ, रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट। हाँ हाँ, हाँ, वो जो आपको एग्जांपल बताया था, ये था ना, ये कौन सा, पहला वाला कि दूसरा वाला? दोनों ही बता देता हूँ। तो देखो बुक्स में लॉस है 5 लाख का, आपने बुक्स में 5 लाख का लॉस क्लेम ही कर लिया है, तो उतना तो आपको डिडक्शन मिल चुका है। फिर गवर्नमेंट आपको 1 लाख रुपए दे रही है, तो वो 1 लाख अब टैक्सेबल हो जाना चाहिए ना। अब 5 लाख तो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि आपका एक्चुअल लॉस कितना हुआ है, 4 लाख तो एक्चुअल लॉस हुआ है ना। तो आप 5 लाख का डिडक्शन ले चुके हो, अब उसमें से 1 लाख रिकवर हो गया, तो नेट पोजीशन क्या रहना चाहिए, 4 लाख का नेट डिडक्शन। समझ रहे? और दूसरा केस था लॉस, आपने 1 लाख क्लेम किया और आपको गवर्नमेंट कितना कॉम्पेंसेशन दे रही है, 5 लाख, तो इसमें से आपको 4 लाख एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा 4 लाख मिला, जो लॉस क्लेम नहीं किया था वो एग्जेम्प्ट रहेगा, और जितना डिडक्शन लिया था उतने एक्सटेंट तक जो मिला दैट विल बी टैक्सेबल। ओके ओके, सरप्राइजिंगली दोनों में आंसर 1 लाख आ रहा है, लेकिन लॉजिक क्या है समझो, जितना गवर्नमेंट से कॉम्पेंसेशन एक्स्ट्रा मिल रहा है, जितना लॉस क्लेम ही नहीं किया था, तो वो टैक्सेबल नहीं हो सकता है, बट टू द एक्सटेंट लॉस हैज बीन क्लेम्ड द अमाउंट विल बिकम टैक्सेबल, अमाउंट रिकवर्ड टू दैट एक्सटेंट, ठीक है। इसमें कॉम्पेंसेशन लॉस क्लेम से कम मिला, ओके, तो 5 लाख तक मिलता तो भी वो टैक्सेबल हो जाता था, यहां पर लॉस क्लेम से ज्यादा मिला तो 1 लाख तक टैक्सेबल, उसके ऊपर एग्जेम्प्ट, ऐसा है। और अगर गवर्नमेंट के अलावा और कोई पर्सन से मिलता है तो इट इज ऑलवेज टैक्सेबल। इस और बताइए चैप्टर नंबर 1 2 3 4 एनी टॉपिक, चीजें तो बहुत वास्ट है ना, उसको ऐसे कंसाइज वे में करते आना चाहिए अपने को। और बताइए। यस, पूरा पूरा, अगर वो नॉन रेसिडेंट वाला ना, गिफ्ट गिवन बाय रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी और टू RNOR, तो 50,000 के ऊपर गिफ्ट जो रहता है टोटल गिफ्ट इज टैक्सेबल। 51,000 गिफ्ट दिया तो पूरा 51,000 टैक्सेबल, एंड वो हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप प्लानिंग कर सकते हो किससे कितना गिफ्ट लेना है, किसको कितना देना है। यस, और बताइए।
हाँ, हमें इसका इंटरेस्ट नहीं समझ आया। हमें मतलब आपको अकेले को कि सबको? किसको? अच्छा, ऐसे ऑन बिहाफ ऑफ द अदर्स। हमें मतलब सही में हमें। ओके, ये तो मैंने क्लास में करवाया ना आपको। हाँ, लो पकड़ो, सैलरी चैप्टर में मिल जाएगा, है ना। एमसीक्यू, ये वाला क्वेश्चन, ये ना। देखिए, इसमें इंटरेस्ट नहीं समझ में आया। देखिए, बेसिक सैलरी, डीए, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ कितना टैक्सेबल रहेगा। इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट किया था 3,04,920, है ना। 11% ऑफ बेसिक प्लस डीए, ये टोटल का 11% है क्या ये? 3,04,920। अब इसमें 54,920 एक्सेस है, तो ये अब हमको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन पे? हमको टोटल इंटरेस्ट मिला है 49,325 टोटल इंटरेस्ट, लेकिन उसमें से इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन आधा मिला है ना, क्योंकि इंप्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट किया है, इंप्लॉई ने भी कंट्रीब्यूट किया है, तो हमको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? इतना, उसका आधा इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन पे मिला है। अब जो भी आता है 24,000 समथिंग, अब उसमें से 2,50,000 के ऊपर वाले पोर्शन पे कितना मिला, तो उस पर हम लोग ने लगा दिया रेशियो। भाई ये जो टोटल इंटरेस्ट मिला ये 3,04,920 पे मिला, ठीक है। सो टोटल पे कितना मिला? 3,04,920 पे इतना मिला, तो 54,920 पे कितना, ठीक है, वो हम लोग ने फिर प्रोराटा लगाया, प्रोपोर्शन। यस, बोलिए और कुछ? ये नहीं भूलना है स्टैंडर्ड डिडक्शन। और बताइए। हाँ, मिल जाता है। हाँ हाँ, बाकी के लोन अमाउंट पे एग्जेम्पशन मिलेगा, बट जितना लोन अमाउंट के रिस्पेक्ट में रीइंबर्समेंट मिल चुका है, तो उस लोन पे जो कंसेशनल इंटरेस्ट है वो पर क्विजिट रहेगा। इक्विवेलेंट। और बताइए, बोलिए। आज तो अपना जो चैप्टर था वो तो आगे नहीं बढ़ा, लेकिन आपकी टेस्ट की तैयारी हो गई है, तो अभी कोई बिना पढ़े भी आया होगा तो कोई कुछ बेसिस पे तो टेस्ट दे पाएगा। और बताइए, और कुछ एनी टॉपिक? मैंने मोटा मोटा पूरा करवाया है, उसमें से परक्विजिट्स की सिर्फ स्लाइड्स नहीं दिखाया आपको, लेकिन ऐसे डिस्कस कर लिया। फिर भी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। क्वेश्चंस हम लोग ने क्लास में किया है। क्या स्टेटस है आपके सॉल्व क्वेश्चंस का, चैप्टर 1, 2, 3, 4 का? क्या बात कर रहे हैं, पूरे नहीं करना था बेटा, इतना भी सिंसियर मत बनो, है ना। पूरे नहीं करना है, धीरे धीरे चलने दो, है ना। थोड़ा सा बैकलॉग रहना चाहिए, है ना। दिल में बेताबिया लेकर चल रहे हो तो सीए स्टूडेंट हो तुम, है कि नहीं। दिल में बेताबिया और बैग में किताबें, सीए स्टूडेंट हो तुम। ओके, ठीक है, पूरे नहीं करना था वो। अभी एमसीक्यूज में मिलेंगे, पेंडिंग रखना आराम से, है ना, धीरे धीरे करना। नवंबर, आफ्टर नवंबर देयर इज मे, आफ्टर मे देयर इज नवंबर। तो छुट्टी में क्या करने वाले हो, ईमानदारी से बताओ? सोने वाले, है ना, गुड। और बताओ, ठीक है। वैसे तो ये क्लास में इसी का इफेक्ट ज्यादा दिख रहा है मेरे को, तो अच्छा है, सोने को अच्छा। वो पिलर के पीछे का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अभी ये पोजीशन अच्छी है, दोनों तरफ के बच्चे दिख जाते हैं, सही है, गुड। बताइए। सो हो जाएगी, ये कमरे की भी आदत हो जाएगी आपको, उसकी कोई चिंता नहीं है। आज क्लास टेस्ट है, अच्छे से देना, मतलब कि चीटिंग वीटिंग करने की जरूरत नहीं है, शोर मत मचाओ, जिसको सिंसियरली देना उसको तो देने दो, ठीक है। कुछ लगता है तो मुझे पूछ लेना फोन करके। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं पीजीबी पे। थैंक यू।